नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में बात करेंगे और बता दें कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को कम से कम 3 से 4 नंबर मिलने वाले हैं। हर बार आप लोग देखेंगे पेपर में कि 3 से 4 नंबर तो श्योर है कि आता ही आता है। और जो भाई-बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही क्या करिए, घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि जैसे ही लाइव आ जाए, आप लोगों के पास एक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। और जल्दी से शेयर कर लीजिए और शेयर करने के बाद क्या करिए, सभी लोग एक साथ यहाँ पे लाइक कर दीजिए। जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से करिए लाइक और चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से। और हर प्रश्न अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के प्रश्न जितने हैं बहुत ही कठिन है, तो आज के आप लोगों को जो गलत करना है केवल 2 से 3 नंबर के गलत करने हैं प्रश्न। और 18 में से टारगेट आप रहेगा यहाँ पे 15 से 16 नंबर आप लोगों को करना है, सही करना है। 18 में से टारगेट है 15 से 16 नंबर का। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले प्रश्न से बिना समय गवाए हुए, सकारात्मक सोच के साथ, एकदम अच्छे शांति दिमाग के साथ। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रयोग है किस शिक्षा के पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। पहला यहाँ पे करा है कि पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत, दूसरा करा है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, और यहाँ पे तीसरा करा है कि वैदिक शिक्षा के अंतर्गत, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अब राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए, प्रोजेक्ट तैयार करना क्या होता है, आगे की रणनीति बनाना। रणनीति बनाने का तात्पर्य ये होता है कि आगे की शिक्षा हमारी कैसी होगी। तो यहाँ पे बात क्या है, कौन से शिक्षा के पद्धति के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा। किसी भी शिक्षा का निर्माण करते समय यानी कोई भी पद्धति बनाते समय आप भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आगे आने वाला कठिनाई क्या है, स्तर क्या है, उसके अनुरूप आप उसका निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे सोच समझ के उत्तर दीजिएगा इसका। देखिए, कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। देखिए, यहाँ पे बात क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा यानी आने वाले भविष्य के बारे में अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसे कौन से दृष्टिकोण आप में अच्छे से रखेंगे कि वो आने वाले समय में आपके उपयोगी हो। तो यहाँ पे बात क्या है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। तो पहला करा है कि इनमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। देखिए, व्यवहारिक करने का मतलब ये है कि आप बालक के अनुसार और शिक्षा पद्धति को उसमें रुचि उत्पन्न किस प्रकार से किया जाए कि बालक अच्छे से सीख सके। व्यवहारिक ये मतलब ये है कि शिक्षा को आप बालक के व्यवहार में किस अनुरूप ढालें कि वो सीख सके। और दूसरा करा है कि इनमें सिद्धांतों के रटने पर जो आप लोगों को बार बार कहा है कि एनसीएफ ने कहा है कि रटने की जो प्रवृत्ति होती है वो हमारा गलत होगा। बालकों को रटने पे जोर नहीं देना चाहिए, उन्हें कार्य करने के लिए जोर देना चाहिए, क्रियाशील करना चाहिए जिससे वो रुचि लें और तर्क वितर्क करके सोचने पे निर्भर हों। तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा गलत है। अब बात क्या है यहाँ पे तीसरे पे, इनमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। देखिए, प्रगति के लिए नहीं होता, उसका सर्वभौमिक यानी संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा दी जाती है। तो ये भी हमारा गलत है। और यहाँ पे चौथा करा कि केवल, देखिए केवल शब्द आ गया। हमने हर बार आप लोगों को कहा है कि जिसमें केवल शब्द आए वो आपका ऑप्शन गलत होगा, लेकिन हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। इनमें केवल बालक के नैतिक, देखिए केवल नैतिक यानी समाज में किस प्रकार से रहना है, सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। नहीं, शिक्षा का तात्पर्य ये होता है कि बालक के सर्वांगीण विकास किया जाए जिससे बालक अपने परिवेश में खुद को ढाल सके। तो ये देखिए हमारा चौथा गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। एक बार कमेंट सभी लोग करिए कि प्रश्न आज के कैसे लग रहे हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और सभी लोग कमेंट करिए, उत्तर का जवाब सभी लोग दीजिए जल्दी से। सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिए इसका कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। देखिए, आत्म अनुशासन यानी खुद से अनुशासन में बालक रहे, खुद से कार्य करने में तत्पर रहे, अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढाले प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। तो ये इस पर किस पे जोर दिया जाना चाहिए। तो पहला यहाँ पे करा कि अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश देने की, और दूसरा करा है कि बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास पर, और यहाँ पे तीसरा करा है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। और यहाँ पे चौथा करा है कि आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझने पर। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे बात हमारा किया है, पहला यहाँ पे किया है कि सख्त आदेश देने की, यानी आप बालकों के साथ कठोर रवैया अपनाएंगे। एनसीएफ हमारा इसे नकारता है कि आप बालकों के साथ प्रेम पूर्वक से बात करेंगे, उसकी रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा देंगे और
उनके बाल मनोविज्ञान के आधार पे उन्हें शिक्षा देंगे। तो यहाँ पे सख्त निर्देश की बात किया है, तो ये हमारा गलत है। और दूसरा क्या है, बालकों के उत्तरदायित्व की भावना के विकास, यानी बालक किस प्रकार से सीखना चाहता है, उसका उत्तरदायित्व तो क्या है, उसका भविष्य कैसा होना चाहिए, शिक्षक को मिलकर उस पर जोर देना चाहिए। तो ये हमारा राइट आंसर है। और यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन के विकास पर जोर देना चाहिए, यहाँ पे नहीं की बात किया है, तो ये हमारा गलत है। अगर यहीं पे नहीं नहीं रहता तो हमारा दूसरा न सही होकर तीसरा सही होता। और चौथा कह रहा है कि आत्म अनुशासन के विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझना। यहाँ पे बालकों को समझना नहीं है, यहाँ पे बात किया है कि अंतर्गत बालकों के आत्म अनुशासन के विकास की बात किया है। यहाँ पे समझने की बात किया है, समझना नहीं, मिलजुल कर क्या करना है, उसको बालक को विकास में उसके सहयोग करना है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे चौथा हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बालक के साथ क्या कठिनाई है, उसके स्तर को जानने की बात किया है, और यहाँ पे बालक को यहाँ पे क्या किया है, समझने की बात किया है। तो ये हमारा गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देख लेते हैं चौथा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिक इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? मतलब किसी भी महापुरुष के बारे में आप बता रहे हैं, उसे नैतिक ज्ञान दे रहे हैं बालक को, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ पे पहला कह रहा है कि प्रेरणा का सिद्धांत, यानी किसी को बताना, और लोकतंत्रात्मक यानी लोकतांत्रिक यानी अपने परिवेश में क्या हो रहा है घटित उसका। और यहाँ पे कह रहा है कि सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, मतलब बालक की सभी जो पहलू हैं उसका विकास करना। और यहाँ पे चयन का सिद्धांत। तो राइट आंसर चौथे का क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता क्योंकि तीसरा हमारा गलत है। ऑप्शन अब ठीक से पढ़िए। यहाँ पे प्रेरित करने के लिए बात किया है, महापुरुषों की जीवनी के बारे में बताया है, यहाँ पे प्रेरणा देने की बात किया है, और यहाँ पे वैज्ञानिकों का, यहाँ पे किसी के बारे में बताने के लिए कहा है। तो आप क्या करेंगे, उसका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं बालक का? नहीं, शिक्षा के द्वारा आप बालक का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके बारे में बता के आप क्या कर सकते हैं, उसे प्रेरित कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे प्रेरणा का सिद्धांत। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला होगा, यहाँ पे हमारा तीसरा नहीं होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे किसी जीवनी की बात किया है, किसी महापुरुष की बात किया है, वैज्ञानिक का तात्पर्य देकर बालक को शिक्षा देने की बात किया है। तो सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, केवल उसे प्रेरित कर सकते हैं ताकि वो पढ़ सके। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। देख लेते हैं पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है। ऑप्शन को पढ़िए, वो कह क्या रहा है, तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। और टारगेट आप लोगों का 15 से 16 नंबर है। याद रखिएगा, टारगेट आप लोगों का 15 से 16 नंबर है 18 में से। और लास्ट में आप लोगों को कल के उत्तर बताए जाएंगे कि चूहे शेर और चूहे शेर जो कहाँ रहते हैं, उसके उत्तर आप लोगों को क्या आया है, उसको उत्तर लास्ट में आप लोगों के नाम के साथ बताया जाएगा। और पांचवें का तब तक आंसर बताइए आप लोग कि पांचवें का आंसर क्या होगा। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन्हीं दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, किसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा में। पहला क्या है कि रुचि और प्रयास को, और यहाँ पे दूसरा का है आवश्यकता और अभिप्रेरणा को, तीसरा कहा है कि व्यक्ति भिन्नता एवं रुचि को, और चौथा करा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पांचवा क्या होगा हमारा राइट आंसर, जल्दी से बताइए कि पांचवा क्या होगा। देखिए, इसमें से राइट आंसर तो एक है, तो चौथा हमारा गलत हो गया। अभी व्यक्ति की भिन्नता एवं रुचि पर देखिए, व्यक्तित्व भिन्नता, जो व्यक्तित्व की भिन्नता, यानी सभी बालक क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। और रुचि की बात किया है कि उनकी रुचि एक होती है, नहीं, ये हमारा गलत है। अब यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात किया, आवश्यकता और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि प्रेरणा जो होती है किसी के द्वारा दिया जाता है, लेकिन प्रयास बालक खुद करता है। रुचि बालक के क्या है, सीखने में कैसा वो है, उसके अनुरूप कार्य करना। ये राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा रुचि और प्रयास। बालक कौन से विषय में रुचि ले रहा है, अगर बालक उसमें रुचि लेगा तो उसमें प्रयास करेगा, प्रयास करेगा तो क्या होगा, वो सफल होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे हमारा तीसरा नहीं होगा, व्यक्तित्व भिन्नता एवं रुचि नहीं होगा। यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा की बात किया है, तो व्यक्तिगत यहाँ पे भिन्नता की बात नहीं होनी चाहिए। कक्षा में कहता, अगर कक्षा में कहता कि कक्षा में व्यक्तिगत, यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है, तब आप यहाँ पे मार सकते थे, यहाँ पे तीसरा राइट आंसर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कक्षा को नहीं दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा पहला के साथ जाएगा, यहाँ रुचि और प्रयास। आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे। देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे रिक्त स्थान है, कहा है कि के सिद्धांत के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य, और यहाँ पे देखिए फिर रिक्त स्थान है, बनाने पर जोर देना चाहिए। किसके अनुरूप आज की शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर जोर देना चाहिए। यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा और सार्वभौमिक को, यहाँ पे दूसरा करा है कि सार्वभौमिक और प्रगतिशील को, और तीसरा करा है बाल केंद्रित शिक्षा और
आवश्यक को और चौथा करा है प्रगतिशील शिक्षा और निःशुल्क को। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा छठे का। देखिए बहुत ही आज के प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं और अगर आज के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो एक बार थम्स जरूर मारिए, ठीक है, एक बार थम्स मारिए, सभी लोग जल्दी से मारिए। और बता दें कि आज के प्रश्न जितने भी हैं बहुत ही छाट के यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि एनसीएफ से आप लोगों के 2005 से लगभग 3 से 4 नंबर के आते हैं प्रश्न, तो छूटना नहीं चाहिए। किस प्रकार से प्रश्न आ रहा है, हर प्रकार के प्रश्न को रखा गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से बताइए छठे का। यहाँ पे पहला सही होगा प्रगतिशील शिक्षा सार्वभौमिक, दूसरा सार्वभौमिकता प्रगतिशील, और तीसरा करा है बाल केंद्रित शिक्षा और आवश्यक, और चौथा करा है कि प्रगतिशील शिक्षा और निःशुल्क। तो छठे का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, हमारा पहला राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा, यहाँ पे अगर रखेंगे प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत के अनुरूप, यानी आगे की सोच क्या है, हम किस प्रकार से पढ़ाएं कि आने वाले भविष्य में प्रगतिशील शिक्षा को हम लाभदायक बनाएं, और सार्वभौमिक यानी उसका पूरा विकास बालक का किया जा सके। देखिए बालक है, उसका परिवेश है, तो हम ये परिवेश को मान सकते हैं उसका प्रगतिशील यानी आने वाला भविष्य मान सकते हैं। और सार्वभौमिक बालक को माने तो बालक की क्या रुचि है, क्या आवश्यकता है, क्या कठिनाई है, उसे जानना, यही हमारा सार्वभौमिक है, और उसका सर्वांगीण विकास करना सार्वभौमिक के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, हमारा दूसरा गलत, तीसरा चौथा गलत है। आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 7वां प्रश्न हमारा यहाँ पे किस पे जोर दे रहा है। देखिए 7वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िएगा मत। और देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है, सबसे पहले किसका उत्तर आता है, देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है। और जिसका आएगा तुरंत थम्स मारेगा, जिसका आएगा तुरंत थम्स मारेगा। और यहाँ पे 7वां करा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे देखिए बात किया है असत्य की बात किया है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में क्या गलत है। पहला करा है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना जाता है। और 7वां हमारा ये कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में छात्र विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं है। यहाँ पे देखिए शिक्षक का नहीं है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात किया है। और यहाँ पे तीसरा करा है प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। और चौथा करा है कि प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जा रही है मानसिक क्रियाओं के विभिन्न दशाओं के अनुसार हो। हमारा देखिए यहाँ पे सीधे सीधे नजर आ रहा है कि दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ प्रगतिशील शिक्षा में क्या होती है, सहभागिता होती है। शिक्षक छात्र का सहभागिता होना उचित है क्लास में, क्योंकि अगर शिक्षक का अगर यहाँ पे हटा दिया जाए तो जो छात्र है प्रगतिशील शिक्षा में अपने से सीख सकता है, नहीं सीख सकता। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ये है कि चर्चा पर चर्चा और खुद से बालक करें और शिक्षक क्या करें, उन्हें प्रेरित करें, तो दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने में बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों कुंठित का मतलब ये है कि उन्हें सीखने के लिए प्रेरित न करना। यहाँ पे बात किया है कि अनुचित है, यानी उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहला है। और तीसरा करा है कि प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया के परिणाम है। यानी शिक्षा का महत्व ये है कि बालक को किस प्रकार से सिखाया जा रहा है, बालक लगातार सीख रहा है, तो यही हमारा ये भी सही है। और चौथा करा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जोर दिया गया, यानी अधिक से अधिक जोर दिया गया कि किस प्रकार से बालक को पढ़ाया जाए, किस प्रकार से बालक सीख सकें और मानसिक यानी सोचने समझने की विभिन्न दशाओं के अनुसार हो, यानी बालक अपने से तर्क कर सके। देखिए चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, शिक्षक की भूमिका होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और यहाँ पे बता दें कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है, किस पे। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि मांटेसरी शिक्षा प्रणाली, दूसरा करा है कि रचनावादी शिक्षा प्रणाली, तीसरा करा है कि मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, और चौथा करा है कि समाजवादी शिक्षा प्रणाली। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा 8वें का, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा मांटेसरी पद्धति। अब इसके देखिए प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार के अंतर्गत ही आता है। मांटेसरी शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, इस पद्धति इटालियन डॉक्टर, ये जो मांटेसरी पद्धति है ये इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद मारिया मांटेसरी द्वारा मांटेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। और इसके अंतर्गत याद रखिएगा मारिया मांटेसरी के अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया, जिसमें पर्यवेक्षण के आधार पर
पाया गया कि बच्चे स्वयं से सीखते हैं, शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बनाते हैं तथा बच्चों के लिए स्वयं वातावरण का निर्माण करते हैं। यानी जो यहाँ पे शिक्षक होता है निर्माण करता है और शिक्षक जो छात्र होता है स्वयं से करने की यहाँ पे चेष्टा करता है। और 3 से 7 वर्ष के बालक जो होते हैं इसमें इस शिक्षा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे देखिए अब बात करेंगे, राइट आंसर तो हमारा यहाँ पे पहला है, लेकिन बात करेंगे संरचनावादी शिक्षा प्रणाली होती क्या है। देखिए संरचनावादी जो शिक्षा प्रणाली थी ये शिक्षा बालकों के सृजनात्मक पर आधारित हो, सृजनात्मक यानी सोच पे निर्भर करती है कि बालक किस प्रकार से सोचता है। अधिगम तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से करके सीखने पर बल दिया जाता है। देखिए जो मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में विकलांग बालक जो होते हैं, अक्षम बालक होते हैं, शारीरिक अक्षम बालक जो होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे सोचने विचारने वाली जो संरचनावादी भी शिक्षा प्रणाली होती है इसमें सोचने विचारने वाले बालक आते हैं जो तर्क कर सकते हैं। और अब बात करेंगे मानवतावादी। देखिए मानवतावादी क्या होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह की जो शिक्षा होती है केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। देखिए मानवतावादी जो होती है ये केंद्र बिंदु जिसका होता है कला और सामाजिक विज्ञान पर आधारित होता है। और इसमें बच्चे आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल को क्या करते हैं विकसित करते हैं। और आलोचनात्मक और यहाँ पे क्या होता है आलोचनात्मक पे आपको एक प्रश्न आगे मिलेगा। तो राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे पहले के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए आलोचनात्मक शिक्षा प्रणाली आप लोगों को ऊपर ही अभी बताया कि किसके अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए बिना पढ़े, क्योंकि ऊपर ही आप लोगों को बता दिया मारिया मॉन्टेसरी के बारे में बताया है, मानवतावादी के बारे में बताया है और संरचनावादी शिक्षा के बारे में भी बताया है। तो 9वां ये करा है कि बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है। इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जा सकता है ऊपर ही बता दिया है। तो बिना सोचे समझे तुरंत आंसर बताइए कि मानवतावादी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आया या संरचनावादी शिक्षा के या फिर मारिया मॉन्टेसरी के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए 3 तो हम बताएं आपको, तो चौथा हमारा गलत है। अब बचा हमारा 3, तो तीनों में से राइट आंसर क्या होगा पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए यहाँ पे आलोचनात्मक के बारे में बात किया है तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे, याद रखिएगा, मानवतावादी के साथ में जाएगा, पहले के साथ जाएगा मानवतावादी। इसमें क्या होता है कि इस तरह की जो शिक्षा होती है इसके केंद्र बिंदु में कला सामाजिक विज्ञान होता है और बच्चे आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल को क्या करते हैं विकसित करते हैं। और मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होती है, यानी समाज में रखे बालक किस प्रकार से सीखते हैं और उसकी बुराइयों को सीखते हैं, अपने अच्छाइयों को रखते हैं, अच्छाइयों को सीखते हैं, बुराइयों को रखते हैं, प्रकट करते हैं। तो समाज में किस प्रकार से घुल मिल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखिए आप लोगों को यहाँ पे आलोचनात्मक का सीधे सीधे तात्पर्य ये बताते हैं, कभी कभी क्या होता है आप अपने घर में ही लड़ जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, अपने अपने आसपास किसी लोग से, पड़ोसी से झगड़ा करने लगते हैं। तो यही आलोचनात्मक होती है। और तार्किक कौशल का मतलब ये है कि आप उस समय अपने बुद्धि का किस प्रकार से प्रयोग करके उस मामले को शांत रफा दफा करते हैं, उससे क्या कहा जाता है मानवतावादी शिक्षा प्रणाली। किस प्रकार से आपको इस सभी घटनाओं से बचना है, यानी झगड़ों से बचना है, उसे मानवतावादी के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। यहाँ पे देखिए बात क्या है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यहाँ पे बात क्या है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये तो आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा 2000 से 2001 के बीच में हुई थी, 2000 से 2004 के बीच में हुई थी और 2000 से 2005 के बीच में हुई थी, या फिर 2004 से 2005 के बीच में हुई थी। राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। इसका राइट आंसर फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी। देखिए राइट आंसर जाएगा 10वें का हमारा यहाँ पे, पहले के साथ जाएगा 2000 से 2001 के अंतर्गत आया था, 2004 के 2005 के बीच में नहीं आया था। राइट आंसर गया था हमारा यहाँ पे, पहले के साथ गया था। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चलने वाला ये, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे अच्छे से। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में प्रमुख कार्य है, कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत आता है। सभी के लिए ये शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। यानी सभी के लिए मतलब ये है कि सभी बच्चों को समाहित करना है, जितने अनपढ़ लोग हैं या फिर जो शिक्षा से दूर हैं उनके अंतर्गत ये रखा गया है। तो बता दें कि इसमें जो 2000-2001 के बीच में क्या हुआ था, सब पढ़े का नारा, यहाँ पे सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया था। यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान भारत द्वारा 2000 से 2001 के बीच में प्रारंभ हुआ था। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत जो थी 2004 में हुई थी। याद रखिएगा 2000 से 2004 में हुई थी कस्तूरबा गांधी जो शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत क्या था, समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया था और बाद में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर गया था हमारा यहाँ पे, पहले के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या करा है। देखिए सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया।
देखिए, हमने ऊपर ही आपको बताया कि कस्तूरबा गांधी के लिए ये दिया गया था, जिसमें लड़कियों को यहाँ पे जोड़ना था। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का नारा दिया गया था, सब बड़े सब बड़े। ये देखिए, पहला है सर्व शिक्षा अभियान के तहत आया था, दूसरा करा है डिजिटल इंडिया के तहत आया था, और तीसरा करा है सर्व यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत आया था, और चौथा करा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत आया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखिए, ऊपर ही पढ़ा है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान के तहत आया गया था। इसके अंतर्गत क्या था? सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2000 से 2001 के बीच में चलाया गया था। आप लोगों को ऊपर ही बताया गया था कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को क्या किया गया था कि ये इसके अंतर्गत रखा गया था, जिसमें क्या था? पहला हमारा ये था कि विद्यालय शिक्षा मांटे यहाँ पे गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालय एवं विद्यालयों में वापस अभियान द्वारा 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना, यानी जो बालक छूट गए हैं 2003 तक, यानी 2001 में शुरू किया गया था, 2003 तक सभी को फिर से शिक्षा के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाना था, और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना, यानी उनके जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना। और 2007 तक प्राथमिक चरण था, 2010 के लास्ट तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर तक लाने का प्रयास, यानी 2000 यहाँ पे याद रखिएगा 2000 से शुरू हुआ था और 2001 में इसे लागू कर दिया गया था। और यहाँ पे देखिए 2007 में इसे प्रोसेस में लाया गया था, और 2010 तक इसे पूरे भारत में लागू करना था, सिर्फ केवल क्या था? जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो राइट आंसर जा गया था हमारे यहाँ पे पहले के साथ गया था। अब 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए, बात किया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। देखिए, अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, पहला करा है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए बच्चे यहाँ पे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक पर अनिवार्य रूप से जोर डालना, और दूसरा करा है कि अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, और यहाँ पे तीसरा करा है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, और चौथा करा है हमारा यहाँ पे कि उचित यहाँ पे सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा इसका क्या होगा। अब देखिए, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा 12 का, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा उचित दाखिले, यानी सभी को जोड़ना है, और उपस्थिति यानी सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना, यानी सभी को शिक्षा के माध्यम से उसके अंतर्गत जोड़ना। ठीक है, राइट आंसर गया था हमारा चौथे के साथ। यहाँ पे दंडात्मक कार्य की बात किया है, गलत है। अनिवार्य शिक्षा सतत नहीं होगा, सतत के साथ अगर व्यापक होता तब हमारा राइट आंसर होगा, यानी चलते चलते कार्य करना, यहाँ पे कार्य को समाप्त करने के बाद भी होता है, तो ये हमारा गलत है। और केंद्र सरकार नहीं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की यहाँ पे सहभागिता होनी चाहिए, और राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए। अभी लाइक नहीं मिला है तो लाइक कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे बात करेंगे 13 प्रश्न पे। 13 का देखिए करा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था 2009, उसके बाद कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए था? आयु के अनुसार अधिक समझाती है, और यहाँ पे दूसरा करा है कि आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, और चौथा करा है कि प्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, और चौथा करा है कि जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे 13 का क्या होगा? 13 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 13 का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा कि आयु के अनुसार आप शिक्षा को क्या करेंगे? बालक को क्या करेंगे? यहाँ पे विद्यालय में दाखिले देंगे। हम लोग बार बार पढ़े हैं कि बालक को उसके आयु के अनुसार शिक्षा में क्या करना है? विद्यालय में प्रवेश देना है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 14 प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अब तक का सबसे अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है, यानी कि कौन सा कारक बाल शिक्षा अधिकार के लिए बहुत ही अच्छा है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। पहला करा है व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, तीसरा करा है बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और चौथा करा है सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। तो राइट आंसर 14 का हमारा क्या होगा? 14 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए। हम लोग एनसीएफ पढ़ रहे हैं, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य दिया जाना चाहिए, निःशुल्क देना चाहिए, और इन्हें शिक्षा के माध्यम से क्या करना चाहिए? इन्हें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि ये अधिक से अधिक सीख सकें, अपने को
जो समाज है उसमें ढाल सके। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। व्यक्तिगत अंतर तो होता है, लेकिन यहाँ पे बात किया है बाल केंद्रित शिक्षा की बात किया है, तो यहाँ पे किशोरा भी आ सकते हैं, तो ये हमारा गलत है। बाल अधिकार है कि सभी लोगों को क्या अधिकार, बाल अधिकार का मतलब ये है कि आप बालकों को काम पे नहीं, 18 साल जब तक नहीं होगी उम्र, उनको आप बाल अधिकार यानी उनके अनुसार आप काम रोजगार नहीं देंगे, जब तक 18 नहीं हो जाएंगे काम पे नहीं रख सकते। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। 15 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अभी और प्रश्न बचे हैं, जाइएगा मत, और अपना यहाँ पे 15 से 16 स्कोर बढ़ाई, बताइए कि कितने लोगों का सही हुआ है, और लास्ट में आप लोगों के कल के उत्तर भी बताए जाएंगे कितने लोगों का सही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे 15 करा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर की बात क्या है, यानी 1 से 5 तक की बात किया है, तो इसमें शिक्षक में निम्न में से किसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, दूसरा धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, तीसरा शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, चौथा करा है अति मानक भाषा में पढ़ाना दक्षता होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ पे शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है, तो राइट आंसर 15 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, धैर्य के साथ पढ़ाना, क्योंकि देखिए कक्षा में क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उन सभी को उनके स्तर के अनुसार उनकी मातृभाषा को जोड़ के चर्चा पर चर्चा के द्वारा सिखाना चाहिए। देखिए हम बार बार चर्चा पर चर्चा इसलिए कहते हैं, चर्चा पर चर्चा में शिक्षक नहीं शामिल होता है, तब भी बालक अपने में सीख सकते हैं, उनकी भाषा को सीख सकते हैं, बिना किसी कठोर रवैया के, बिना किसी क्या है अनुशासन के बालक अपने सहभागियों से सीख सकते हैं। और बात किया है यहाँ पे शिक्षक की विशेषता होनी चाहिए, तो धैर्य के साथ बालक जो होता है बहुत उदंग होता है, कक्षा 1 से लेकर 3 तक, 4-5 में बालक थोड़ा उनकी सोचने समझने की विकसित जो मानसिक योग्यता है विकसित हो जाती है। लेकिन राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे धैर्य और दृढ़ता के साथ जाएगा, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 प्रश्न पे देख लेते हैं। 16 का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 16 का ऑप्शन ये करा है, शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण अधिगम पर यानी सिखाने का जो तरीका है उस पर बल देने का परिवर्तन हो सकता है। अगर बालकों को हम सिखा रहे हैं तो परिवर्तन हो रहा है, तो वो किस प्रकार से होना चाहिए, किस पे बल देना चाहिए। पहला करा है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, और यहाँ पे दूसरा करा है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, और यहाँ पे तीसरा करा है रटने को प्रोत्साहित करके, चौथा करा है कि अगर शिक्षा की तकनीकी अपना के। तो राइट आंसर 16 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, और इसमें आज के स्तर जो थे टेट के भी रखे गए थे, याद रखिएगा। आप लोगों ने 6 प्रश्न आप लोगों ने टेट के भी कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि सी टेट के कर रहे हैं, लेकिन टेट के भी 6 प्रश्न आप लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि शिक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये देखिए हमारा गलत है। केवल यहाँ पे शिक्षा या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, बालकों की उपचार, उसकी कठिनाई, उसका स्तर, उसका रुचि क्या है उस पर होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, यानी बाल शिक्षा केंद्रित पद्धति अपनाकर बालकों को रुचिकर बना सकते हैं, यानी वो रुचिकर के माध्यम से सीख सकते हैं और खेल के माध्यम से सीख सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सभी कुछ आ जाएगा, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। रटने से हमारा एनसीएफ मना करता है कि रटने पर जोर नहीं देना चाहिए। अगर यानी आने वाली शिक्षा तकनीकी अपनाकर, पहले तो आप उस समय के जो बालक हैं उनको तो पहले संभालिए, तब ना आगे वाली तकनीक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 1 से लेके 5 तक बालक तकनीकी क्या जानेगा, आप देखिए 6 से लेके 8 तक 12 तक आप तकनीकी का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 से लेके 5 तक जो बालक होते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली जो होती है इसके अंतर्गत सभी कुछ आ जाएगा, तकनीकी भी आ जाएगी, जो भी है खेल शिक्षण सामग्री सब कुछ आ जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ। आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्न पे, देख लेते हैं 17 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। देखिए पहला करा है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, दूसरा केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, तीसरा करा है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, चौथा करा है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 17 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए हमारा बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं से बालक क्या होता है, कुंठी जाती है, उसकी स्तर को जानना बहुत जरूरी है। परीक्षा के अंक पर प्राप्त करने पर बल, देखिए अंक प्राप्त करने से नहीं होता, यानी रटने की बात कर रहा है। अगर बालक यहाँ पे अंक प्राप्त करने की बात करेगा तो रटेगा, तो ये हमारा गलत है। अब देखिए बात क्या है हमारा कि केवल देखिए फिर आ गया, जहां पर केवल आ जाए तुरंत आप गलत करिए, आप लोगों का वो राइट होगा।
अब केवल जो होगा वो गलत होगा हमारा। अब बचा हमारा पहला, तो पहला हमारा सही होगा कि बालक के बैठने की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि वातावरण कैसी है, उसका माहौल कैसा है, पर्यावेश कैसा है उसका है, उसके अनुरूप होता है। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ। आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18वां प्रश्न क्या कर रहा है और इसका आंसर आप लोग देंगे। इसका आंसर आप लोग देंगे बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या है, बच्चों का एक कोने में बैठना, दूसरा कराए प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, और यहाँ पे तीसरा कराए वह गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं हो, और चौथा कराए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधि। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में देंगे और कल आप लोगों के उत्तर के साथ इसे बताया जाएगा। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, और यहाँ पे वह गतिविधि जिसमें खेल शामिल नहीं होता, और चौथा करा कि बच्चों के लिए हस्तपरक यानी खुद से करने के लिए गतिविधि। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आइए आगे बढ़ते हैं कल के उत्तर के साथ, देखते हैं कल के उत्तर कितने लोगों का सही हुआ था। देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बात करेंगे यहाँ पे विनीता कुमारी जी से, इन्होंने पूजा जी को थैंक यू बोला किसी कार्य के लिए। और यहाँ पे देखिए संजय बाबू जी का 18 का तीसरा आया है, यानी क्या होता है 18 का तीसरा, जबकि राइट आंसर था हमारा 18 का तीसरा, ये हमारा सही था। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का भी 18 का तीसरा आया है। यहाँ पे देखिए राजू सिंह यादव जी का भी तीसरा 18 का आया है। और यहाँ पे देखिए शहजान मलिक का भी तीसरा राइट आंसर आया है 18 का। आगे बढ़ते हैं दिलीप कुमार जी का भी 18 का तीसरा है। छाया वर्मा जी का 18 का तीसरा सही है, सभी लोगों का लगभग सही आ रहा है। दिलीप कुमार जी का फिर आया है 18 का तीसरा। रिया शर्मा जी का भी 18 का तीसरा आ गया। और यहाँ पे शहजान मलिक का भी 18 का तीसरा आया है, एकदम राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग और हैं। देखिए दिलीप कुमार जी का फिर आया है और रिया जी का भी आंसर तीसरा ही आया है। और यहाँ पे शहजान मलिक का भी तीसरा आया है, दिलीप कुमार जी का तीसरा लगातार आ रहा है, और पूजा जी का भी आया है। विनीता कुमारी जी का भी देखिए यहाँ पे 18 का तीसरा यानी राइट आंसर होगा। और यहाँ पे वैष्णो वर्मा राजवंती जी का भी 18 का तीसरा आया है, आप लोगों को एकदम राइट आंसर आया है। और यहाँ पे पूजा यादव जी का भी तीसरा आया है, और वैष्णो राजवंती जी का फिर 18 का तीसरा आया है। तो बता दें कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्लास को पूरा किया। और बात करेंगे अब यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी ने कमेंट चैट बॉक्स में कि बाहर दिया है, जब क्लास खत्म हो जाती है तब ये लोग कमेंट करते हैं। और देखिए हमसे ज़्यादा तो यही लोग लाइक पा जाते हैं, तो बहुत अच्छा है कि सर आज आपने कुछ लेट हो गए। लेट होने का मतलब कुछ नहीं है कि नोएडा जाना था, गोमती एक्सप्रेस की तैयारी कर रहे थे, कोई बात नहीं, आप तैयारी करते रहिए, सभी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। और बता दें कि आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आ रहा है। और तीसरा आपने सही बताया है। और वंदना कनौजा जी का भी यहाँ पे देखिए राइट आंसर आया है, यहाँ पे बताया कि सर सुपर फास्ट क्लास थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, रिया शर्मा जी का भी यहाँ पे आंसर आया है कि यहाँ पे 18 का सी सही होगा। PDF यहाँ पे क्या लिखा है कि गुफा होगा, या मतलब यहाँ पे पेड़ गुफा होगा। और आगे बढ़ते हैं अपने वैष्णो राजवंती जी का, इनका भी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू, बहुत ही धन्यवाद आप लोगों को। पूजा जी का भी आया है कि सुपर क्लास सर जी, और 18 का तीसरा इन्होंने भी दिया है कि इनका भी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दिलीप कुमार जी का भी आया है, रिया मैम को भी गुड नाइट यानी रिया मैम को भी बोले हैं, और 18 का तीसरा इनका राइट आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं अपने वंदना कनौजी जी का भी आया है, वैष्णो राजवंती जी का भी सही आया है, और इन लोगों का भी देखें। आगे बढ़ते हैं, ऋतिक जी का भी यहाँ पे आ गया है कि 18 का तीसरा सही होगा। और आगे बढ़ते हैं, गुलशन जी का भी आ गया है कि सुपर क्लास नाइस एंड वेरी क्लास। और यहाँ पे देखिए एस साजिता के भी, यहाँ पे जेड जी का भी आ गया है, यहाँ पे साथिया का भी आ गया, जेड साथिया का भी आया है, सुपर वर्किंग सर, थैंक यू, बहुत ही बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का भी है, आज की क्लास सुपर डुपर था, थैंक यू सो मच सर आपको भी। आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास की उत्तर जो थे 18 के, आप लोग जरूर बताइएगा कि आज की उत्तर कितने लोगों का सही हुआ है। यहाँ पे सत्या जी का भी आया है 18 का तीसरा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि सही होगा, एकदम सही इनका भी आंसर आया है। और यहाँ पे जेड साथिया का भी 18 का तीसरा सही आया है। और राम अहिवार का भी आया है, राम अहिवार का भी यहाँ पे 18 का तीसरा राइट आंसर आया है, सबका लगभग सही ही आया है। आगे बढ़ते हैं, दीपिका कुमारी जी का भी यहाँ पे आया है 18 का तीसरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आज गलत नहीं हुआ है। अब देखिए इन्होंने कहा है, जेड साथिया जी ने कहा है कि इंग्लिश ऑप्शन क्यों डाल रहे हो इसमें, तो आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, ये हमारी क्लास थी बाल मनोविज्ञान पर्यावरण की थी, और उसमें हमने कहाँ पे इंग्लिश की वर्ड डाला है, आप लोग खुद बताइएगा कि हमने कहाँ प्रयोग किया है। तो उन्होंने कहा है कि इसमें इंग्लिश का प्रयोग किया है, आप ध्यान से देखिएगा, हमने इंग्लिश का कहीं प्रयोग नहीं किया है। और विनीता कुमारी जी का नाइस क्लास सर, थैंक यू। और विनीता कुमारी जी का फिर आया है 18 का सी सही है, गुलशन जी का भी सही आया है। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी का भी फिर आया है कि आपका क्लास बहुत ही अच्छी थी, और यहाँ पे 18 सी राइट आंसर होगा। तो विनीता कुमारी जी आपको भी बता दें कि आपके भी राइट आंसर आए हैं। और गुलशन जी का भी फिर आ गया 18 का तीसरा। और रियल स्टडी मंत्र, यहाँ पे देखिए इनका भी आया है कि 18 का तीसरा सही हुआ है, रियल स्टडी मंत्र का भी। अब आगे बढ़ते हैं अपने, बता दें कि
आज की जो क्लास थी आप लोगों को कैसे लगे, और बताइए ज़रूर कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करिए परमा एजुकेशन चैनल को, और लाइक शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और बता दें कि नीचे उत्तर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि 18 का उत्तर क्या होगा। बता दें कि आज के जितने भी प्रश्न थे बहुत ही अच्छे थे, और 18 का उत्तर जरूर बताइएगा। और आज की आप लोगों को क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जैसे ही क्लास खत्म होती है तुरंत बता दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।